चलिए इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ रूल्स फॉर फाइंडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। देखिए इस टॉपिक का मतलब क्या है। इस टॉपिक का मतलब ये है कि अगर किसी भी कनकेव मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से मिरर के तरफ लाइट जाता है तो उस लाइट का पाथ कितने प्रकार से हो सकता है, माने कौन कितने पाथ होते हैं, कितने नंबर ऑफ पाथ होते हैं जिससे कि होकर के ऑब्जेक्ट से लाइट जाए कहाँ पर, कनकेव मिरर के पास में। क्लियर है कहानी। यानी कि नंबर ऑफ पाथ को हमको फाइंड आउट करना है, इसी को बोलते हैं रे डायग्राम। तो हम पूरा के पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे, रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, क्लियर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और दोनों के बीच का रिलेशन कितना होता है, आर अपॉन टू। स्मॉल एफ इजकल टू फोकल लेंथ इजकल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इजकल टू आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू एफ मिल जाएगा। तो क्या है, एफ क्या है, फोकल लेंथ है, स्मॉल कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अगर इसका एक आध एग्जांपल हम बात कर लें कि फर्स्ट इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सपोज 50 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 सेंटीमीटर, देन फोकल लेंथ कितना होगा। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 अपॉन 2 कितना हो गया 25। तो ये फोकल लेंथ की वैल्यू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर फोकल लेंथ की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 60 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें लगभग ट्वाइस का रिलेशन होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, दोगुना होता है। और फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, आधा होता है। क्लियर है कहानी। अगर एक और एग्जांपल ले लें कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 7 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ ऑफ 7, इट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक लिखा गया है इसका मतलब यही है कि कनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा तो कितने कौन कौन से पाथ से लाइट ऑब्जेक्ट की तरफ आ सकता है, उसके रास्ते कितने हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला रूल क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे कनकेव मिरर। देखिए ये हमारा कनकेव मिरर है, क्या हमारा कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर क्या होता है मैंने पहले बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। क्लियर हो गया। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, ओके। अब फर्स्ट रूल समझिए, अगर ऑब्जेक्ट, अच्छा इस इधर वाले साइड को कहा जाएगा, समझिए ये पोल है, इधर वाले साइड को कहा जाएगा फ्रंट साइड ऑफ द मिरर। क्या कहा जाएगा, फ्रंट साइड ऑफ मिरर। इधर वाले पोर्शन को कहा जाएगा बैक साइड, है ना, ऑफ मिरर। क्लियर है, बैक साइड, क्योंकि पॉलिश्ड पोर्शन इधर क्या है, पोर्शन जो है पॉलिश्ड कर दिया गया है, तो इधर वाले को बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस। और इधर वाले को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर, या यू कैन से दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे आप लोग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, वेरी गुड। सो दिस साइड पोल से इधर के तरफ आएंगे
पोल से इधर जाएंगे फ्रंट साइड, पोल से इधर आएंगे बैक साइड ऑफ द मिरर। पॉलिश्ड सरफेस को बैक साइड ऑफ द मिरर कहा जाता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को फ्रंट साइड ऑफ द मिरर कहा जाता है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, वील ट्राई टू पुट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट साइड ऑफ द मिरर, ऑलवेज कीप इन माइंड, राइट? So if I will put any object in front side of the mirror, so how the ray of the beam of light will follow the path, how many paths are there, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर सुनिएगा, अगर बीम ऑफ लाइट, अगर बीम ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रंट साइड में ही रखा जाएगा, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? तो अगर बीम ऑफ लाइट या लाइट आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, अगर बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, क्लियर है कहानी? तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल रिफ्लेक्ट थ्रू अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। यानी कि अभी की स्टोरी बन गया, क्या बन गया? नया स्टोरी, कि अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी भी मिरर पे पड़ता है, तो अब किसी भी मिरर का मतलब ये हो गया, हमारे पास दो मिरर है, एक कनकेव मिरर हो गया और क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। तो मेनली बात किस पर करेंगे? अभी कनकेव मिरर की बात करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। तो if any beam of light is incidencing on the concave mirror parallel to the principal axis, so this is beam of light which is parallel to the principal axis or falling on concave mirror, after reflection it will pass through the focus point, and you know that focus point is on principal axis। क्लियर हो गया? वेरी गुड। और तो यहाँ से लेकर के और इस पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। जो अभी बताया था हमने, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ऑलवेज कीप इन माइंड। तो हमने क्या बोला? इफ बीम ऑफ लाइट आर फॉलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन कनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट ऑफ कनकेव मिरर। ये फर्स्ट रूल था, क्लियर? नाउ लेट अस कम टू सेकेंड रूल, जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट। इसका जस्ट अपोजिट करिए। अब कहानी समझिए, कहानी क्या है? ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। दिस इज द पोल। पोल को P से डिनोट किया जाएगा, क्लियर है? हमेशा ध्यान में रखेंगे, पोल को किससे डिनोट करेंगे? P से डिनोट किया जाएगा। और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकस पॉइंट हो गया। अब अगर लाइट फोकस पॉइंट से होते हुए मिरर पे पड़ता है, ठीक है, कौन से मिरर पे? कनकेव मिरर पे पड़ता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद से क्या होगा? ये इट विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बात आ रही समझ में? तो इस वाले बीम ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोल सकते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे हम? यस, एरो मार लेंगे यहाँ पर। देखिए, तीर मारना बहुत जरूरी है। तीर मारना, तीर लगाना, एरो का सिंबल देना, इट इज वेरी कंपल्सरी। इसको बोलेंगे कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, क्लियर है? एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। बात आ रही समझ में? सो अब इसको आप स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं? इंग्लिश में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि इफ इंसिडेंट रेज और फॉलिंग ऑन द कनकेव मिरर थ्रू फोकस पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये फर्स्ट आपका रूल हो गया, और ये कौन सा रूल हो गया? सेकेंड रूल हो गया। ये दोनों रूल को आप लोग लिख लीजिए। अब थर्ड रूल के बारे में बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? दोनों रूल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है? इसमें बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ेगा तो फोकस पॉइंट से पास करेगा। और इसी का जस्ट अपोजिट सेकंड पॉइंट है कि प्रिंसिपल फोकस से अगर फोकस पॉइंट से पास करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर कहानी?
आगे बात करेंगे हम। इसको मिटा दे रहे हैं, आराम आराम से पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी समस्या का। कोई भी अगर दिक्कत है फिजिक्स से, किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत है, इस लेक्चर के बारे में किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या आ रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं। नहीं, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड आपका टॉपिक क्या है समझिए। तीसरा रास्ता क्या हो सकता है? दिस इज योर कनकेव मिरर, करेक्ट। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, सपोज दिस इज फोकस पॉइंट एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जानते हैं कि P से F के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाएगा, P से C के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। क्लियर? ओके। अब अगर कोई लाइट देखिए, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ एनी लाइट्स आर फॉलिंग टू कनकेव मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख पा रहे हैं? सो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। कौन सा रे कहा जाएगा इसको जी? इंसिडेंट रे। तो अगर ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके कनकेव मिरर पर पड़ेगा, और जैसे ही कनकेव मिरर पर पड़ा ना जी, तो कनकेव मिरर सोचेगा रे ये जो लाइट आ रहा है ठीक ये किसके सामने से आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने से आ रहा है। तो जिस रास्ते से आएगा कनकेव मिरर, इस इंसिडेंट रे को उसी रास्ते से भेज भी देगा। जाओ भाई ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते को रिट्रेस करते हुए वापस ही चला जाएगा। ये प्रॉपर्टी कब होती है? ये प्रॉपर्टी कब होगी? जब कोई भी बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कनकेव मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस द सेम पाथ, इट विल रिट्रेस द सेम पाथ। सो दिस पोर्शन समझिएगा, यहां से यहां तक इंसिडेंट रे, यहां से यहां तक रिफ्लेक्टेड रेज, ये लिखना बहुत जरूरी है भाई। कौन सा? रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर है? ये लिखना बहुत जरूरी है। यहां से यहां तक इंसिडेंट रे और यहां से यहां तक कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। तो तीसरा नियम है, तीसरा रूल है लाइट को चलने का। अब इसी तरीके से हमको लाइट को चलाना है। लाइट यहां से यहां तक इसी रास्ते को फॉलो करेगी। पहली बात क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ेगी। दूसरा क्या है? फोकस पॉइंट से के पास करेगी। और तीसरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। क्लियर है? अब फोर्थ जो कंडीशन होते हैं, ये लास्ट कंडीशन है आपका। अब इसी के बेस पर हम कनकेव मिरर के 6 कंडीशन के बारे में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट समझिए, यह आपका कनकेव मिरर है। सपोज क्या है ही कनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? अब मान के चलिए अगर लाइट पोल पे पड़ रहा है बाय मेकिंग सम एंगल सपोज थीटा, सो दिस इज इंसिडेंट रे। कौन सा रे हो गया भाई? इंसिडेंट रे। ठीक, तो थीटा एंगल बनाते हुए पड़ा रहा है ना जी, थीटा एंगल बनाते हुए भी रिफ्लेक्ट होगा। ये समझिए, थीटा एंगल बनाते हुए क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज। तो हमारे पास कनकेव मिरर के कितने पाथ हो गए इमेज बनाने के लिए? हाउ मेनी पाथ? हाउ मेनी पाथ्स फॉर कनकेव मिरर टू फॉर्म इमेजेस? कितने नंबर ऑफ पाथ थे भाई? कितने नंबर ऑफ पाथ्स है बताइए तो? ओनली एंड ओनली 4। कितने पाथ हो रहे हैं हमारे पास? 4 पाथ हो रहा है। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, दूसरा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा और चौथा पोल से पास करेगा। 4 प्रकार के नियम है हमारे फिजिक्स में कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज बनता है तो उसका रे डायग्राम चलने का क्या पाथ है, कैसे रे डायग्राम चलेगा, 4 तरीके से रे डायग्राम को चलाएंगे हम।
ऑलवेज कीप इन माइंड। ये पूरा का पूरा समझिए, कुछ बच्चों के पास डाउट होता है कि यार न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ये पूरा का पूरा लेक्चर केवल बेस्ड होगा कि न्यूमेरिकल हम अच्छे से कैसे सॉल्व करें। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो गारंटी है कि न्यूमेरिकल तो नहीं फंसेगा, न्यूमेरिकल फिजिक्स का नहीं फंसेगा। इसीलिए कोशिश करिए कि इस लेक्चर को अच्छे से समझिए। ठीक, मैं इसी व्यू से इसको बना रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल बहुत सस्ता लगे, न्यूमेरिकल लगाना ही लगाना है। और देखिए जब मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत मज़ा आएगा इसमें। न्यूमेरिकल लगाने से पहले आप आंसर के करीब रहेंगे। अगर आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या उसका आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए कि निगेटिव आना चाहिए, कैसा क्या आना चाहिए, सब आप ऑलरेडी प्राप्त कर चुके होंगे। और तब न्यूमेरिकल लगाएंगे और मज़ा आएगा। न्यूमेरिकल लगाने से पहले ये देखना होता है कि हमको न्यूमेरिकल लगाना क्यों है, न्यूमेरिकल में क्या कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, यही तो समझना है। यही तो न्यूमेरिकल है, यही फिजिक्स का डिमांड है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से फार्मूला लगेंगे, क्या मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ तो सही है कि गलत है न्यूमेरिकल। अच्छा गलत है तो कैसे गलत है, सही है तो कैसे सही है, इस पूरी चीज़ की जानकारी हमारे पूरे लेक्चर में मिलेगा। ये पार्ट नंबर 9 है। ऐसे देखते चलिए कितने पार्ट आपको लग रहा है इसमें। क्लियर है। तो हमारे पास 4 नियम है कनकेव मिरर के, और यही 4 तरीकों से हम लाइट को पास कराएंगे ऑब्जेक्ट से मिरर के तरफ। हमेशा ये बात को ध्यान में आप रखेंगे, यही 4 तरीका है जिसके वजह से जिस पाथ को फॉलो करते हुए पहली बार पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, दूसरा पाथ प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पास करेगा, तीसरा पाथ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, और चौथा इससे पास करेगा। इसके चौथा के अलावा पांचवा नहीं होता है, और ना ही आप सोचेंगे, कभी नहीं सोचना है कि पांचवा तरीका क्या होता है, कैसे रे ऑफ लाइट जाएगा। नहीं 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 नहीं, नेवर। बीम ऑफ लाइट यही 4 तरीके से जा सकता है। कौन से में? केवल और केवल कनकेव मिरर में। अब आगे की कहानी बताते हैं। अब ये चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में, और तब जा करके, चूंकि बुक में लीनियर मैग्निफिकेशन लास्ट में दिया है, लेकिन मैं बता ही दिया कि मैं पूरी की पूरा ये लेक्चर जो है सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, और इसीलिए बना रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकें। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन को पढ़ाना पड़ेगा, और तब जाकर के कनकेव मिरर के 6 कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर है। तो चलिए अब आगे पढ़ाई करते हैं, आगे बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। सबसे पहली बात समझिए, न्यूमेरिकल को अगर सबसे सस्ता और मजबूत टिकाऊ रास्ते से अगर सॉल्व करना है तो आप बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में? लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है साइज में बड़ा। क्या बड़ा? इमेज। किससे? ऑब्जेक्ट के हाइट से। ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना घट गया, दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। बात आएगी समझ में? लीनियर क्यों कहा जाएगा? पहले आप देखे होंगे जब दूरदर्शन चल रहा था पहले, है ना, तो एक लहराते हुए इमेज बनता था। क्या बनता था? लहराते हुए टेढ़ा मेढ़ा इमेज बनता था। वो लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज कितना सेंटीमीटर बड़ा, माने कितना गुना ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा या ऑब्जेक्ट से कितना गुना छोटा बन गया, लेकिन बनेगा सीधा, लहराते हुए नहीं बनेगा। लहराते हुए तो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक हो गया ना जी, इसीलिए तो लीनियर है, क्योंकि स्ट्रेट बनता है। जैसा इमेज ऑब्जेक्ट है वैसा ही बनेगा इमेज, बड़ा बन गया या छोटा बन गया, ये तो काम होता है। कनकेव मिरर का काम क्या होता है? बड़ा बनाना या छोटा बनाना या सेम साइज का बनाना, यही तो काम होता है। लेकिन स्ट्रेट ही बनता है, सीधा ही बनता है, ऐसे नहीं कि टेढ़ा कर दिया। इसीलिए इसका नाम लीनियर पड़ा।
बात समझ आएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के साइज से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा इमेज का साइज है, बस। या हमको कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा इमेज का साइज बनाना है, इसीलिए तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन का स्टडी करेंगे भाई सबसे पहले, और इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ा भी रहे हैं, और कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। क्या है तो मतलब तो बता दिया आपको, लेकिन डेफिनेशन अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ, हमेशा ध्यान में रखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन में। अच्छा देखिए एक बात समझिए, ये अगर कोई भी मिरर है, सपोज कनकेव मिरर की बात अगर हो रही है, ठीक है, तो हम ऐसे ही नहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे जी, तो इमेज या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, ठीक। लेकिन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलरली रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। ऑलवेज we'll place the object perpendicular to the principal axis. Always keep in mind, then image will be formed perpendicular to the principal axis. यही तो होता है ना व्यवस्था जी। अब हम ऐसे थोड़े रखेंगे ऑब्जेक्ट को, हम ऐसे थोड़े ऑब्जेक्ट को रखेंगे भाई। इमेज अगर ऐसे बन गया तो पिछले जमाने में जो पिछले समय में जो दूरदर्शन का लहराते हुए इमेज तो बन रहा है, इसको लीनियर थोड़े कहेंगे, इसको लीनियर हम नहीं कहेंगे। तो हम कैसे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को हमेशा सबसे पहले बात ध्यान में समझिए, नोट में आप कहीं नोट कर लेंगे बालक। ऑलवेज वी विल प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट perpendicular to the principal axis। हमेशा ध्यान में रख लो भाई, इमेज भी परपेंडिकुलर ही बनेगा, इमेज ही क्या बनेगा? परपेंडिकुलर ही बनेगा। अब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है ना भाई। इमेज अगर इधर बनेगा तो ये इमेज का हाइट हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर बनेगा इमेज तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। समझे? ऑब्जेक्ट को तो हमेशा फ्रंट साइड में रखते हैं। जैसे मान के चलिए, आपको मैं एक बार और एक तरीके से और बता देता हूँ, बहुत तरीका है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है बालक। अच्छा अब ये पोल हो गया, अब मान के चलिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के कनकेव मिरर के फ्रंट साइड में रखेंगे पोल को, ऑब्जेक्ट को, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखेंगे भाई। दिस इज ऑब्जेक्ट। अब इमेज कहाँ बनेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मान लीजिए इमेज बन गया इधर, इमेज क्या बन गया? इधर इमेज बन गया, तो इमेज भी तो परपेंडिकुलर ही बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है। ऑब्जेक्ट क्या परपेंडिकुलर है, तो इमेज क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द हाइट ऑफ, बोलो, हाइट ऑफ इमेज। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को, ये वाई डायरेक्शन का पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है ना जी, दिस इज निगेटिव वाई डायरेक्शन। तो अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर रखेंगे तो ओ को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ओ हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई अगर इमेज अगर नीचे बनता है तो आई निगेटिव, इमेज ऊपर बनेगा तो आई पॉजिटिव। तो आई पॉजिटिव भी हो सकता है, आई निगेटिव भी हो सकता है। मैंने आई का मतलब हो गया, इमेज, देखिए हाइट ऑफ इमेज, हाइट कहाँ पॉजिटिव निगेटिव होता है? डिस्टेंस कभी पॉजिटिव निगेटिव होता नहीं होता है। सुनिए क्या पॉजिटिव निगेटिव होता है, समझिए। ये जो हाइट ऑफ इमेज है, नीचे बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो माइनस हो गया, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर तो -5, ऊपर बन रहा है तो +5, बस हो गया।
मैग्नीट्यूड कहाँ प्लस माइनस में रहता है, मैग्नीट्यूड तो 5 है तो 5 है। अच्छा, लेकिन ओ को, ऑब्जेक्ट को देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। इमेज नीचे भी बन सकता है, इमेज ऊपर भी बन सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे, वो भी परपेंडिकुलर रखेंगे। यही मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। इट इज द रेशियो। ये क्लियर है? एक बार आप इसको नोट कर लें। ओ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आई निगेटिव हो सकता है, आई पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गया? चलिए मिटा दिया जाए इसको। ओके, तो चलिए, इट इज ए रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज की जगह पर आप लेंथ ऑफ इमेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ इमेज इज, आई विल राइट हाइट ऑफ इमेज एज आई। आई को हाइट ऑफ इमेज मैं कहूँगा। बहुत सारे लोग एच डैश बोल देते हैं, एच बोल देते हैं, सबका अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सभी लोग सही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हाइट ऑफ इमेज को कैसे लिखूँगा? आई से लिखूँगा। क्लियर है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुक में एच डैश एच ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखूँगा, सबका सही है। मैं लिखूँगा हाइट ऑफ इमेज का मतलब आई। क्लियर हो गया? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ओ। बस क्लियर हो गया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। लेट I is called, again I am writing height of image, ठीक। O is called height of object, U is called distance between object kept and pole of mirror, V is distance between image formed and पोल ऑफ मिरर। ये आई हो गया, ये ओ हो गया, वी हो गया, यू हो गया, यू और वी हो गया, ठीक है। बात आएगी समझ में? एक चीज और ध्यान में रखना, आपको नोट में रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? नो में आई, फर्स्ट थिंग, आई मे बी, सुनिए, आई मे बी पॉजिटिव, आई मे बी निगेटिव। अब क्यों पॉजिटिव होगा, क्यों निगेटिव होगा, आपको बारे में बाद में बताया जाएगा। आपको क्या दिक्कत है, बाद में आपको बता दिया जाएगा। सेकेंड, बट ओ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओ क्या होगा? ओ क्या है भाई? ओ क्या है? ओ इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर है कहानी? अब समझिए, अब आप समझिए, ओ को हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई के वैल्यू पॉजिटिव का मतलब, आई के वैल्यू पॉजिटिव का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, मतलब कि वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में इमेज बन रहा है, तो आई की वैल्यू पॉजिटिव है। और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, यानी कि वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगा, तो इमेज को क्या कहा जाता है? इरेक्ट इमेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इरेक्ट इमेज। तो आगे ये मैं आगे फिर से बताऊंगा, इसकी चिंता मत करिए, क्या इरेक्ट इमेज होता है सब बताया जाएगा। और आई की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, यानी कि ये रियल इन्वर्टेड इमेज होगा। कौन सा इमेज होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इन्वर्टेड इमेज होगा। इरेक्ट इमेज क्या बनता है?
अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इन्वर्टेड में क्या बनेगा, डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नोट करेंगे आप लोग इसको, आप लोग इसको नोट करिए। आई क्या है, मैं हमेशा आई को हाइट ऑफ इमेज कहा जाएगा, ओ को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। यू क्या है, यू इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट एंड पोल ऑफ द मिरर। वी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड एंड पोल ऑफ द मिरर। आई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, आई की वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। आई की वैल्यू पॉजिटिव होगा इरेक्ट इमेज होगा, आई की वैल्यू निगेटिव होगा इन्वर्टेड इमेज होगा। इरेक्ट इमेज इस तरीके से होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। इट मीन्स वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई के कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई के कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये आई के प्लस होने का मतलब ये होता है, और वाई के निगेटिव माइनस होने का मतलब ये होता है। अगर वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर इमेज बनता है तो आई को पॉजिटिव लिया जाएगा, उसका मतलब ये होता है। अगर वाई के निगेटिव डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है तो इमेज इन्वर्टेड होता है, उसका मतलब ये होता है। क्लियर हो गया कहानी। ये पूरे सीरीज में केवल और केवल न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर है। ये कैसे न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान आपको लगेगा। इस चीज को, इस लेक्चर को आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़िए। ठीक, तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, चाहे यहां पर लिख दूंगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, समझेंगे सभी लोग। देयरफॉर इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई एम, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। देयरफॉर एम इक्वल टू क्या हो गया, आई अपान ओ, क्या हो गया, आई अपान ओ। मैंने बताया था ना, इट इज द हाई, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई क्या है, आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगेन और एंड एम इक्वल टू माइनस वी अपान यू। अब माइनस वी अपान यू होता है केवल और केवल मिरर के लिए, किसके लिए, ओनली एंड ओनली मिरर, फॉर मिरर ओनली। m इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, m इक्वल टू माइनस वी माइनस यू। ओके, सो m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। m इक्वल टू आई अपॉन ओ, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये मिरर के लिए, केवल मिरर के, लेंस का अलग फॉर्मूला होता है, लेंस में प्लस हो जाता है, मिरर में माइनस हो जाता है। क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड कहानी शुरू हो गया। न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर है ये, न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज नोट करिए और आप इसको नोट करेंगे। ठीक, ओके, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं फिर से। लीनियर मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू आई अपॉन ओ, आई इज कॉल्ड हाइट ऑफ इमेज, ओ इज कॉल्ड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नोट्स बनाते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। ठीक, चलिए तो अब बात किया जाएगा आपका। देयरफॉर m इक्वल टू कितना हो गया था, आई अपान ओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड m इक्वल टू कितना हो गया था, माइनस वी अपान यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, वेरी गुड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। यह आपका रिलेशन हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है जी,
कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे नोट का। नोट समझिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। देखिए एक बात समझिए, एक बात समझिए, और एजम्पशन क्या है, हमारा एजम्पशन क्या रहेगा समझिए। फर्स्ट एजम्पशन, एम को क्या बोलेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन। बट सेकेंड पॉइंट, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ एम। मॉड ऑफ एम का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, जैसे हम लोग पढ़े थे मॉड ऑफ 5 इक्वल टू 5, मॉड ऑफ -5 इक्वल टू ऑल्सो +5। मॉड का मतलब मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ -5 इक्वल टू +5। जैसे पूछा जाए व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फादर, तो आप बोलेंगे सपोज योर एज इज 15 ईयर्स, सपोज योर एज इज 15 ईयर्स एंड योर फादर एज इज 45 ईयर्स, सो हाउ मेनी ईयर्स ऑफ डिफरेंस, ओनली 30 ईयर्स ऑफ डिफरेंस। अब आप ये थोड़े बोलेंगे सर एक बात बताइए, अपने पिता के एज में से अपना एज माइनस करेंगे कि अपने एज में से अपने पिता के एज माइनस करेंगे? ये तो क्वेश्चन तो आप तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो फिर डिफरेंस आप बताएंगे 30 ईयर्स, और 30 ईयर्स बताना ही तो मैग्नीट्यूड है भाई। आप माइनस प्लस कहाँ बता रहे, आपने पूछा ही नहीं कि हम अपने एज में से पापा के एज घटाएंगे कि पापा के एज में से अपना एज घटाएंगे, इसीलिए मैग्नीट्यूड पूछा ही नहीं है। सॉरी, इसमें माइनस प्लस नहीं करना है, केवल मैग्नीट्यूड पूछना है, जस्ट डिफरेंस बताना है इसमें, इसीलिए इसको हम मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो मॉड्यूलस ऑफ एम इज कॉल्ड, मॉड्यूलस ऑफ एम इज कॉल्ड magnification of linear magnification. See here, magnitude of linear magnification, L for linear, M for magnification। इसके बारे में बात करेंगे कि मॉड ऑफ m क्या है, इसको कहेंगे मॉड ऑफ m। क्या बोलेंगे, मॉड m। मॉड m क्या समझेंगे भाई, मॉड m, मॉड m क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन है। ठीक है, अब हम नोट नंबर 1 की बात करेंगे। क्लियर, अब समझिए पहली बात क्या है, मॉड ऑफ 1 अगर 1 हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर m की वैल्यू 1 हो जाए तब, बस मी m का वैल्यू का मतलब क्या, m की न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन m। इसको क्या कहा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, या m जो भी है, जैसे भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, क्या मॉड ऑफ m इक्वल टू 1। एक बात बताइए, मॉड सिंस m इक्वल टू क्या होता है, i अपान ओ हो गया, i अपान ओ हो गया ना, m की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो कितना मिलेगा, i अपान ओ मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। i इक्वल टू ओ का क्या मतलब है भाई, i इक्वल टू ओ का मतलब क्या है, सो क्या मिला आपको, m इक्वल टू आई अपान ओ 1 है, 1 इक्वल टू आई अपान ओ, तो i इक्वल टू ओ का क्या मतलब है, i क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर ये कहानी होगा तो जितने साइज का इमेज होगा उतने ही साइज का हाइट भी होगा, अगर ये होगा तब। एक तो एक सेगमेंट हो गया, ये तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब अगर ये फॉर्मूला लगाया तो क्या होगा, एंड सिंस m इक्वल टू माइनस वी अपान यू, m इक्वल टू माइनस वी अपान यू। देखिए आपने मैग्नीट्यूड लिया है ना भाई, क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड, तो मॉड ऑफ m का मतलब हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस वी अपान यू का मतलब 1 हो गया, हमने माना। कोई डाउट है, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है बताइए।
मॉड ऑफ एम को m1 माना हमने, तो m इज मैग्नीट्यूड ना, आई अपॉन ओ, और m को 1 हमने माना क्योंकि मॉड ऑफ 1 को हमने 1 लिया है। सिमिलरली ये माइनस है, माइनस का मॉड प्लस ही होता है, तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, तो क्या मिला, v अपॉन u इजिकल टू 1 मिला, तो v इजिकल टू 1 इंटू यू हो गया, सो v इजिकल टू यू हो गया। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ v इजिकल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ u। पढ़िए पीछे अभी मैं लिखवाया हूँ, u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड एंड पोल ऑफ द मिरर, u क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट एंड पोल ऑफ द मिरर। क्लियर है? तो भाई एक बात समझिए, पोल से जितना ही दूरी पर u मिला रखा गया है, पोल से उतना ही दूरी पर इमेज बन रहा है भाई, यानी जहां ऑब्जेक्ट रखा गया वहीं पर इमेज बन रहा है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया वहीं पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। अब आपके दिमाग में यार कैसे बनेगा, विल डिस्कस लेटर, तभी तो आगे की बात करेंगे, पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिस्टेंस, दिस इज द क्या, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड एंड पोल ऑफ द मिरर, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट एंड पोल ऑफ द मिरर। इसका मतलब ये हो गया। क्लियर हो गया? नाउ सेकंड, मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 इफ लगा लेंगे आप लोग, इफ यदि, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तो आप जानते हैं m की वैल्यू क्या होगा, आई अपॉन ओ इज ग्रेटर देन 1, यानी कि i इज ग्रेटर देन o, i इज ग्रेटर देन o, यही होगा। देखिए आप फ्रैक्शन पढ़े होंगे, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगा, तभी ना उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। क्या समझे, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर की वैल्यू, सॉरी, न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगा, तभी तो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, इफ i इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, o इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, सो 8 अपॉन 5 ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वही तो बात बोल रहा है। तो हम नहीं कहेंगे कि हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन height of image is equal to height of object। ना 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 ना, नेवर नेवर नेवर, इट इज ग्रेटर। ठीक है, यानी कि मैग्नीफाइड हो रहा है, इमेज इज मैग्नीफाइंग। इसका मतलब क्या है, इमेज मैग्नीफाइड हो रहा है। देखिए मैग्नीफाइड का मतलब क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। साइज ऑफ हाइट, साइज ऑफ इमेज विल बी इंक्रीज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आप लिखेंगे इमेज विल बी मैग्नीफाइड। इसका मतलब क्या हो गया, इमेज विल बी मैग्नीफाइड। ये देखिए सब न्यूमेरिकल बेसिस है। मैग्नीफाइड को इन लार्ज कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, इन लार्ज कहा जाता है, बड़ा, साइज में बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसका पहला सेगमेंट हो गया। जैसे यहाँ तक पहला सेगमेंट, ये से दूसरा सेगमेंट, वैसे ही ये पहला आई का हो गया। अब वी का बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वी की बात करेंगे। एंड मॉड ऑफ एम इज ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ वी माइनस यू इज ग्रेटर देन 1, यानी कि वी अपॉन यू इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब वी इज ग्रेटर देन यू। ठीक है, यानी कि जब ये होगा, जब ये होगा, जब ये होगा, जब ये होगा, सुनो कहानी समझो, जब ये होगा, जब ये होगा, जब ये होगा, जब ये होगा, तब ये होगा। यानी कि अगर u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर फ्रंट साइड में रखा गया है और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बन रहा है, तो डेफिनेटली v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। देखिए सिंपल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है।
सपोज एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए आप लोग, इफ u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके, o इज इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर, i इज इक्वल टू सपोज 8 सेंटीमीटर माइनस, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं भाई क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, माइनस प्लस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। समझिए इधर m की वैल्यू क्या होता है, i अपान ओ होगा, मैंने पीछे ही लिखवाया हूँ, पीछे लिखा है कि इसका माइनस का मतलब क्या होगा, इन्वर्टेड, माइनस का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड। देखें आपका विजिबल है कि नहीं है यहाँ से, ओके विजिबल है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ समझिए। अब हम एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, o की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, i की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए क्या दिक्कत है भाई, i निगेटिव हो गया, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के वाई डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन आई एम की वैल्यू आई अपान ओ होगा, ठीक है। तो हमको एम, हमको मॉड ऑफ एम चाहिए ना भाई, तो मॉड ऑफ आई अपान ओ से निकाल लीजिए, आई की वैल्यू कितना है -8, ओ की वैल्यू कितना है 5, तो हो जाएगा प्लस में 8/5, तो ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। अब 1 से ज़्यादा आ गया, इतने ही मात्र से आप समझ जाएंगे कि v की वैल्यू u से ज़्यादा आएगा सॉरी, इतने ही मात्र से जान जाएंगे कि u की जो भी v की वैल्यू होगा वो 10 से ज़्यादा आएगा, 10 से कम आएगा ही नहीं। हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। ये डेटा आपको काफ़ी है रीचेक करने के लिए कि हमारा न्यूमेरिकल सही रास्ते में जा रहा है कि गलत रास्ते में जा रहा है। u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, o की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, i की वैल्यू -8 सेंटीमीटर है, और तो आप m इक्वल टू आई अपान ओ सॉल्व करेंगे तो ये देखिए मैग्नीट्यूड ही तो निकालेंगे, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है भाई, क्लियर है कहानी। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि v की वैल्यू u से ज़्यादा होगा। अब आप मिरर फार्मूला अप्लाई करिए, नहीं मिल रहा है, अगर मान के चलिए संजोग से v की वैल्यू u से कम आ गया, 10 के जगह पर 5 आ गया, 7 आ गया, भैया आपका न्यूमेरिकल गलत है। ये पहचानने का तरीका है, मैंने बोला ये पूरा का पूरा क्लास न्यूमेरिकल बेसिस रहेगा, इसीलिए एक एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, और किसी भी लेक्चर में इस प्रकार का आपको नॉलेज नहीं दिया जाएगा, कोई नहीं दे सकता है, दे सकता है लेकिन कोई दिया नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि एक भी न्यूमेरिकल ना फंसे आपके बोर्ड एग्जाम में, कहीं से किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आवे ना फंसे। ये प्रेडिक्शन है कि u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, o की वैल्यू +5 है, i की वैल्यू -8 है, हमको i अपान o का मैग्नीट्यूड लेना है, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया कि v की वैल्यू u से ज़्यादा होगा, नहीं हो रहा है तो आपका न्यूमेरिकल गलत है भाई, रीचेक करिए, रीसॉल्व करिए। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अभी 3 कंडीशन है, टोटल 5 कंडीशन है हमारे पास, तो इसको आप उतार लीजिए, बढ़िया से अच्छे से उतार लीजिए। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, इफ मॉड ऑफ m इज लेस देन 1, सिंस m इक्वल टू कितना हो गया, i अपान o इज लेस देन 1, देन i अपान o इज लेस देन 1, देन i इज लेस देन o, दिस इज i, इट मीन्स डेट हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ image is less than height of object। क्लियर है कहानी, height of image is less than height of object, it means that image is diminished। क्या हो रहा है भाई, डिमिनिश्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है, इमेज का साइज छोटा हो रहा है, मैग्नीफाइड नहीं हो रहा है, इलार्ज नहीं हो रहा है, इट इज गोइंग टू डिमिनिश्ड। ये मतलब है इसका, अगर ये कहानी हो तब। बात आ गई समझ में।
आई की वैल्यू पॉजिटिव हो निगेटिव डज नॉट मैटर भाई, आई की वैल्यू पॉजिटिव हो निगेटिव इससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात किया जा रहा है, केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात किया जा रहा है। और कब होगा, जब आई का न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा और ओ का न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो। ये तो एक सेगमेंट हो गया। वैसे ही दूसरा सेगमेंट क्या हो जाएगा, सिंस एम इजिकल टू कितना हो गया माइनस वी अपॉन यू, एंड करके लिखिए यहाँ पर, एंड इज लेस देन 1 यानी कि v अपॉन यू इज लेस देन 1 यानी कि v इज लेस देन u। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, अब एक एग्जाम्पल के साथ समझ लें। एग्जाम्पल के साथ ऐसा समझ सकते हैं कि अगर है ना, अगर u इजिकल टू दिया है, समझ मान लीजिए u इजिकल टू 20 सेंटीमीटर, u को हमेशा माइनस लेते हैं, राइट, u को हमेशा माइनस लेंगे भाई, u को हमेशा माइनस लेंगे। o इजिकल टू आपका मान के चलिए 5 सेंटीमीटर है प्लस में, o को भी हमेशा, u हमेशा माइनस रहेगा ऑलवेज, और वही ऑलवेज o भी रहेगा। क्लियर है। अब समझिए, अब समझिए v की वैल्यू जो भी होगा वो u से कम होगा भाई, v की वैल्यू जो भी होगा u से कम होगा। अगर v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, सपोज इट इज एग्जाम्पल ओनली, इट इज एग्जाम्पल, इफ u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर माइनस में, o की वैल्यू प्लस 5 सेंटीमीटर और v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, देखेंगे ये नियम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस नियम का पालन हो रहा है, डेफिनेटली, श्योर, डेफिनेटली आई की वैल्यू ओ से छोटा होगा, आई की वैल्यू ओ से क्या रहेगा, छोटा होगा, हमेशा 5 से कम होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, इमेज जो होगा, इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा बालक, डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है, इमेज क्या होगा, छोटा होगा। तो ये कुछ हम इसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भाप सकते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल का कैसा आंसर आ सकता है, जो भी आई की वैल्यू आएगा वो से छोटा आएगा। या अगर उल्टा सोचें, अगर ऐसे सोचें कि चलिए u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर दे रखा है और o की वैल्यू कितना दे रखा है, प्लस में 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और i की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा है, इट मीन्स डैट डेफिनेटली v की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u से कम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा भाई। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। मैं इस पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके बताऊंगा वहाँ पर, जब मिरर फार्मूला अप्लाई होगा तो बहुत अच्छे तरीके से। तो ये थर्ड कंडीशन था। चौथा कंडीशन की बात करेंगे इस बार, आप इसको नोट कर लेंगे, नोट करेंगे आप लोग। देखिए फोर्थ टॉपिक क्या, m की वैल्यू पॉजिटिव होना है। अब m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब समझिए, m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब समझिए, m की वैल्यू पॉजिटिव किस प्रकार कैसे हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब, सिंस m इजकल टू माइनस वी अपॉन यू, किसके लिए होता है, फॉर मिरर ओनली। अब m की वैल्यू पॉजिटिव लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें से नोट में समझिए, नोट में लिखिए, क्या नोट में, u इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव, ऑलवेज टेकन एज, u हमेशा निगेटिव होता है भाई। देयरफॉर m इजकल टू माइनस, u तो माइनस में रहेगा ही रहेगा, और लाना हमको प्लस है। तो एक बात बताइए, v की वैल्यू प्लस में रहेगा कि निगेटिव रहेगा कि माइनस रहेगा, बताइए जरा। फॉर्मूले में निगेटिव रहता है, u हमेशा निगेटिव रहेगा, अच्छा, और m की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो v की वैल्यू पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, v की वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो ही m की वैल्यू पॉजिटिव होगा। देयरफॉर m की वैल्यू क्या मिलेगा आपको,
पॉजिटिव मिलेगा, माइनस में नहीं होना चाहिए। और m की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा कब? कब मिलेगा m की वैल्यू पॉजिटिव? जब v की वैल्यू पॉजिटिव होगा तब m की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज m की वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिलेगा। इट मीन्स डैट इफ m की वैल्यू पॉजिटिव होगा देन v वैल्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव। एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? What does it represent? It means that first image will be erect। इमेज क्या होगा? इरेक्ट होगा। सबसे पहली बात समझिए, इमेज विल बी वर्चुअल। वी की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब इमेज क्या बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है। v की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब इमेज विल बी वर्चुअल। इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल होगा। इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा। बट सुनिए, अच्छा अब एक ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला भी तो अप्लाई करके देखिए भाई। इसको तो हमने छोड़ दिया था, अब शुरू करिए, इसको भी लिखिए, क्योंकि सब में दो दो फार्मूला लिखते हैं तो इसमें भी दो दो फार्मूला लिखेंगे। और यही तो बताने की कोशिश करेंगे खिलवाड़ क्या चले। क्यों आपको न्यूमेरिकल टफ लगता है? भाई न्यूमेरिकल बहुत ईजी चीज़ है, इसको पढ़िए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और देखिए न्यूमेरिकल कितना खतरनाक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो m इक्वल टू सिंस m इक्वल टू क्या हो गया? I अपान ओ। भाई ओ m को पॉजिटिव चाहिए, m को पॉजिटिव के लिए o पॉजिटिव होता ही है, I पॉजिटिव चाहिए, o तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज o हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और I पॉजिटिव चाहिए तभी तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। इट मीन्स डैट, इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स डैट m पॉजिटिव होने का मतलब हो गया I की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और I की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है इट मीन्स डैट क्या? इमेज विल बी इरेक्ट। हमेशा ध्यान में रखेंगे, I की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब इमेज पॉजिटिव इरेक्ट होगा। इमेज विल बी फॉर्म्ड एज इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तब कंक्लूजन में आपको लिख देता हूं। क्या लिख रहा हूं? कंक्लूजन ऑफ फोर्थ टॉपिक। कंक्लूजन, if m is equal to positive then v is equal to positive, then I is equal to positive, v positive means image will be virtual, I positive means image will be erect। इमेज क्या होगा? इरेक्ट होगा। ये कंक्लूजन है। क्या है? कंक्लूजन है इसके बारे में। कब m की वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी होगा। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। अब हमारा टॉपिक नोट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। अब हम फिफ्थ जो नोट है इसके बारे में बात करें। फिफ्थ नोट क्या है हमारा? फिफ्थ नोट है ना, m की वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? इफ m की वैल्यू पॉजिटिव हो गया, निगेटिव की बात करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? टू गेट m इक्वल टू निगेटिव व्हाट शुड वी डू? टू गेट m इक्वल टू निगेटिव व्हाट शुड we do? Let us, this is a question, what should we do, right? Okay, so therefore let us solve। फर्स्ट क्या होगा? since m is equal to माइनस वी अपान यू, हमको निगेटिव चाहिए, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव रहता है, v की वैल्यू निगेटिव होगा तो निगेटिव, u की वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? u की वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगा। u की वैल्यू हमेशा क्या रहता है? निगेटिव रहता है।
यू की वैल्यू निगेटिव होगा, वी की वैल्यू निगेटिव, ऑलरेडी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। तो अगर v की वैल्यू निगेटिव होगा तब तो m की वैल्यू निगेटिव होगा, देन m विल बी निगेटिव। क्लियर हो गया? यानी कि इट मीन्स डैट if v is equal to negative then m will be negative, और v निगेटिव का मतलब हो गया रियल इमेज। v निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? रियल इमेज। ये पहला मतलब हो गया, फर्स्ट सेगमेंट। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो ये कहानी हमको मिला। u तो हमेशा निगेटिव होता है, u विल ऑलवेज टेकन एज निगेटिव, देयर इज नो डाउट। बी अगर सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, टू गेट m इज इक्वल टू निगेटिव, टू गेट m as negative, what we should do? We should consider, क्या कंसीडर करना है? i की वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, और वो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। ठीक है, देन m की वैल्यू क्या आपका हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। बात आ गई समझ में? तो अब आपको मैं कंक्लूजन लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या हो जाएगा? इफ m इज इक्वल टू निगेटिव देन v इज इक्वल टू निगेटिव, निगेटिव मीन्स रियल इमेज, रियल इमेज, देन I will be negative, this negative means inverted image। इसीलिए कहा जाता है कि m निगेटिव होने का मतलब इमेज क्या होना चाहिए? इमेज आपका रियल होना चाहिए एंड इन्वर्टेड होना चाहिए। m की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इमेज क्या होना चाहिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट होना चाहिए। m की वैल्यू निगेटिव अगर है तो m की वैल्यू अगर निगेटिव है तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये सारी कहानी हो गया किसके बारे में? लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। ये इसीलिए बताया गया है कि सिर्फ आप न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर सके। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप जान लें कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, कौन सा वैल्यू लेसर होना चाहिए, किसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होनी चाहिए, कब होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, एटसेट्रा। अब नेक्स्ट आपके लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा कनकेव मिरर पर। कनकेव मिरर के सामने डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट अगर रखा जाए तो इमेज का क्या क्या पोजीशन होता है, कैसे कैसे इमेज बनता है। सिर्फ आपके सिलेबस में 6 कंडीशंस होते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब के लिए गुड बाय।